हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं जिनके लिए केक बना रही हूँ ना, वो मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं। पिछले 3 साल से इसी सेम डेट पर मैं उनकी बेटी के लिए ना बर्थडे का केक बना रही हूँ। तो इस बार भी उन्होंने मुझे डिज़ाइन खुद से शेयर किया था, बस उसी के अकॉर्डिंग ही ये केक मुझे 2 kg में रेडी करना था, 2 tier फॉर्म में। तो उन्होंने फ्लेवर वाइज़ कहा कि आप 2 टियर में केक बना रहे हैं, तो जो बॉटम वाला केक है वो आप चॉकलेट में बना दीजिए और जो टॉप वाला केक होगा वो आप बना दीजिए पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो जो चॉकलेट फ्लेवर में मुझे केक बनाना था ना, उसके लिए मैंने 7 इंच का टिन यूज़ किया और उसमें मैंने स्पॉन्ज बेक किया है 1.5 kg केक बनाने के लिए। मतलब कि जो मेरा स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है उसका वेट 750 ग्राम था और इसमें से मैंने इजीली 4 स्लाइसेस को कट कर लिया है। और मैंने ये स्पॉन्ज बनाने के लिए 450 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया था। अब क्लाइंट ने कहा कि जो चॉकलेट केक बनाएंगे ना वो ऐसा हो टेस्ट में कि बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट ना आए उसमें चॉकलेट का। सो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि क्रीम में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का कंपोट ऐड कर दिया था। ये रेडीमेड स्ट्रॉबेरी फिलिंग है जिसको मैंने क्रीम में ऐड कर दिया था। और फिर हर एक लेयर पर सबसे पहले मैंने क्रीम लगाई है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा गनाश डाला है और फिर यहाँ पर चोको चिप्स भी ऐड कर दिए हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो क्रीम में गनाश को ऐड करके फिर सारे केक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी क्लाइंट आपको कहे ना कि चॉकलेट केक बनाना है बट उसका जो टेस्ट है ना चॉकलेट का वो माइल्ड होना चाहिए, तो आप भी उसमें स्ट्रॉबेरी की या चेरी की फिलिंग ऐड कर सकते हैं। और सारी क्रीम में गनाश ऐड ना करते हुए सिर्फ आप लेयर्स में गनाश को स्प्रेड कर दीजिए, तो इससे भी ना चॉकलेट केक का जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर जो बोर्ड मैंने यूज़ किया है वो मेरा 12 इंचज़ का बोर्ड है। जब भी अपने क्लाइंट के लिए 2 टियर या 3 टियर फॉर्म में केक बनाती हूँ ना, तो मैं खुद से ही अपने क्लाइंट को ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि अगर वो चाहें तो एक ही केक में उनको 2 से 3 फ्लेवर मिल सकते हैं खाने को। इससे क्या है कि एक तो वो आपके अलग-अलग फ्लेवर का टेस्ट एक ही केक में कर लेंगे और दूसरा क्या है कि ना कई बार फैमिली में कुछ लोग एक फ्लेवर पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों को दूसरा फ्लेवर पसंद होता है। तो इससे उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बट बाकी अगर क्लाइंट को एक ही फ्लेवर में चाहिए तो हमारा काम है कि हम एक ही फ्लेवर में केक बना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा दूसरे वाला केक था, टॉप वाला केक, उसके लिए स्पॉन्ज को मैंने बेक किया है 5 इंच के टिन में। और यहाँ पर सिर्फ मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया है इस स्पॉन्ज को बेक करने के लिए। और इस स्पॉन्ज में से भी ना मैंने इजीली 4 लेयर्स कट कर ली थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे टॉप टियर और बॉटम टियर दोनों की ही हाइट ना सेम ही आए। तो यहाँ पर बीच में मुझे पाइनएप्पल की फिलिंग ऐड करनी थी। सो उसको मैंने बीच में ऐड किया है 3 लेयर्स में, क्योंकि हमारी टोटल 4 ही लेयर्स कट हुई थी। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही मेरे केक्स हैं ना, मैंने इनके क्रम कोटिंग को रात को ही कंप्लीट कर दिया था। और फिर आप चाहें तो इनको क्लिंग रैप कर लीजिए या फिर इनको बॉक्स में डालकर ओवरनाइट फ्रिज में स्टोर कीजिए। इससे क्या है कि जब भी आप 2 टियर या 3 टियर फॉर्म में केक बना रहे हैं ना, तो अच्छे से आपके केक्स जो हैं वो ऑलरेडी सेट हो जाते हैं और फिर उसकी स्टैकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे क्लाइंट कितनी भी दूर केक लेकर जाए आपसे। तो अब नेक्स्ट डे ये जो केक है देखिए मैंने इनको क्लिंग रैप करके रख दिया था। अब मुझे इनके ऊपर फाइनलाइजिंग का काम स्टार्ट करना है। अगर मैं रात को क्रम कोट करके रखती हूँ ना केक को फ्रिज में, तो नेक्स्ट डे ना सबसे पहले मैं यहाँ पर या तो पानी का स्प्रे करती हूँ या फिर अपने पैलेट नाइफ को ही ना थोड़ा सा पानी से गीला करके और फिर एक बार ना अपने केक के ऊपर चला देती हूँ। इससे क्या है कि अगर क्रीम का टेक्सचर कुछ ड्राई हुआ भी होगा तो वापस से वो मॉइस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फाइनलाइजिंग करने के लिए ना क्योंकि जो इसके ऊपर मुझे दूसरे कलर का कंट्रास्ट देना था वो मैंने सोचा कि मैं बाद में अलग से थोड़ी सी क्रीम में कलर मिक्स करूँगी और फिर वो शेडिंग का काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सी मैंने वाइट क्रीम ली है विप की हुई और उसके साथ में मैंने ये केक को कवर करना स्टार्ट किया है। अब क्रीम की बात करें तो सारे ही केक को बनाने के लिए मैंने 700 ml क्रीम को विप किया है।
क्योंकि थोड़ा-सा ना केक के ऊपर क्रीम के साथ में भी करने वाला काम था। सो मुझे लगा कि क्रीम बाद में कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने थोड़ी-सी एक्स्ट्रा क्रीम को ही व्हिप कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने केक की फाइनल आइसिंग को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में जो डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग ना मैं यहाँ पर शेडिंग का काम कंप्लीट करूँगी। तो पहले तो बात करते हैं इस केक की थीम की, जो मैंने अभी तक ना आपके साथ में डिस्कस ही नहीं की है। तो इसका जो थीम है वो मुझे फ्रोज़न एल्सा थीम केक पर ये बनाना था। जो फ़ोटो क्लाइंट ने शेयर की थी ना, उसमें यहाँ पर ना केक के ऊपर ब्लू एंड ग्रीन कलर की कुछ शेडिंग दिख रही थी। सो यहाँ पर मैंने मैजिक का टर्कोइज़ एंड स्काई ब्लू जेल कलर का यूज़ किया है। अब देखिए दोनों ही ब्लू शेड्स हैं, बट थोड़ा-थोड़ा ना दोनों में डिफ़रेंस था। यानी कि एक कलर लाइट और दूसरा डार्क लग रहा था। सो मैंने स्क्रैपर के ऊपर ही थोड़ी-सी क्रीम ली 2 पार्ट्स में और दोनों में 1-1 ड्रॉप डालकर ये शेड रेडी किया है। और फिर छोटे साइज़ के पैलेट नाइफ़ के साथ में ना मैंने केक की साइड वॉल्स के ऊपर ये जो कलर बनाए हैं इनको अप्लाई करना शुरू कर दिया था। पूरे केक पर जब मैंने ये कलर कहीं-कहीं अप्लाई कर दिया था, उसके बाद में मैंने स्क्रैपर लिया और स्क्रैपर को यहाँ पर इस केक की साइड वॉल्स पर चलाया है। जब भी आप इस तरीके का काम करें तो ध्यान रखें कि जो हमने पहले आइसिंग की है वो हमारी ख़राब ना हो। ये कलर की ब्लेंडिंग का काम आपने बहुत ही केयरफुली करना है। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने स्क्रैपर चलाया है तो ये सारे ही शेड्स हैं ना आपस में अच्छे से मर्ज हो गए हैं। अब उसके बाद में ना मैंने यहाँ टॉप पर अपना 5 इंच वाले टिन को रखा है, ताकि मुझे नीचे ए वाले जो केक है ना उसके ऊपर एक मार्किंग मिल जाएगी, सो दैट मैं उस वाले पार्ट में डॉवल इंसर्ट कर सकूँ। अब जितने मेरे केक की हाइट थी नीचे वाले केक की उसके अकॉर्डिंग मैंने डॉवल का साइज़ मेज़र किया और 4 डॉवल्स कट करके मैंने यहाँ केक में इंसर्ट कर दिए थे। आप चाहें तो ये काम ना क्रम कोटिंग करने के बाद में भी कर सकते हैं डॉवल इंसर्ट करने वाला, या फिर आप फाइनल आइसिंग करने के बाद में भी कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आपको ईज़ी लगे वैसे ही आप ये डॉवल इंसर्ट कर लीजिए। बट डॉवल इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बॉटम वाला केक जो है वो ख़राब हो जाएगा, ऊपर वाले केक के वेट से वो गिर सकता है और आपकी सारी मेहनत ही ख़राब हो जाएगी। तो जैसे मैंने बॉटम वाला केक फाइनलाइजिंग कंप्लीट की थी, वैसे ही सेम वे में मैं टॉप वाले केक की भी फाइनलाइजिंग को कंप्लीट कर लूँगी। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम करें शेडिंग का, तो ध्यान रखें जितना पार्ट आप बॉटम वाले केक में दूसरे कलर के साथ में कवर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उतना पार्ट ही आपका टॉप वाले केक का भी दूसरे कलर के साथ में कवर हो। तो इस तरीके से देखने से ना केक में एक तो एक सिमेट्री नज़र आती है और वो देखने में भी ना केक अच्छा लगता है। और दूसरी बात आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप 2 टियर केक बनाएँ तो आपका जो टॉप वाला केक है उसकी हाइट बॉटम वाले केक से कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी हाइट बॉटम वाले केक से ज़्यादा होगी तब भी अच्छा लगेगा, बॉटम वाले केक के बराबर हाइट आएगी तब भी अच्छा लगेगा, बट किसी भी हालत में ना उसकी हाइट टॉप वाले केक की हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। अब इस केक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना मुझे थोड़ा-सा काम फॉन्डेंट में भी करना था और मैंने इस फॉन्डेंट के काम को ना केक बनाने से 1 से 2 दिन पहले ही करके रख लिया था। क्योंकि फॉन्डेंट का काम ऐसा है ना कि जिस दिन आपने केक देना है, आप उस दिन तो बिल्कुल भी मत कीजिए। केक पर अगर आपने कुछ फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाने हैं, तो उस काम को ना आप 1 से 2 दिन पहले करके, टॉपर्स को अच्छे से ड्राई करके और एयर टाइट बॉक्स में डालकर रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। तो ये जो डिज़ाइन था ना एल्सा फ्रोज़न थीम का, इसमें मुझे एक ऑलिव भी बनाना था। मैंने ऐसा केक ना एक पहले भी बनाया हुआ है इसी थीम पर और उसमें भी मैंने ये छोटा-सा ऑलिव का टॉपर बनाया था। तो इसको बनाना ना बहुत ही ईज़ी है, इसका जो बॉडी पार्ट बनाने वाला है उसमें तो कुछ भी करने वाला काम नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि मैंने बॉडी पार्ट के लिए सिर्फ़ फॉन्डेंट को रोल किया है अलग-अलग साइज़ में और उससे बॉडी पार्ट जो है वो कवर हो गया। बस जब आप इसका फेस का पार्ट बनाएँगे तो थोड़ा-सा आपको वो समझना होगा कि इसका फेस कैसे बनता है। आप चाहें तो इस वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी और बड़े ही आराम से ये फेस बनाने वाला पार्ट अच्छे से समझ सकते हैं।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्पीड को स्लो रखूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा स्पीड को फ़ास्ट रखते हुए आपके साथ में ये पार्ट शेयर किया है। तो देखिए जो फेस का पार्ट है, जैसे इम्प्रेशन देनी है वो आप देखकर समझ ही गए होंगे। और उसके बाद में मुझे ये जो फेस हम बनाते हैं ना ओलिव का, ये इसका खुला हुआ मुँह होता है, जैसे लाफिंग पोर्शन, लाफिंग इसका होता है पोज़, वैसे पोज़ में ना ये इसका फेस बनता है। तो यहाँ पर सिंपल इसकी आईज़ बनानी है और फिर आपको इसका खुला हुआ मुँह बनाना है और उसमें ब्लैक कलर की ही आपको टंग दिखानी है। इसके आगे आप फेस में ना माउथ में इसके टीथ भी लगाने होते हैं और एक इसकी बड़ी-सी नोज़ बनानी होती है ऑरेंज सी कलर में। तो इसके फेस में ना करने वाला बस यही काम होता है, ये बनाना बहुत ही ईज़ी है। तो बाकी आप साथ के साथ देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे इसमें ये वाला टॉपर जो है वो रेडी कर रही हूँ। फॉन्डेंट का काम अगर आप कर रहे हैं ना, तो बस एक बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि फॉन्डेंट का काम कभी भी जल्दबाजी का काम नहीं होता। चाहे कोई भी टॉपर है, आपको देखने में लगे कि बहुत आसान है, ये तो बहुत जल्दी हो जाने वाला काम है, तब भी उस काम को अच्छे से कंप्लीट करने में, उसमें हर एक डिटेलिंग देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, चाहे वो टॉपर आपने कितनी बार पहले क्यों ना बना लिया हो। जब भी आप काम करें फॉन्डेंट का, तो अपने पास अच्छा-सा खुला टाइम रखते हुए ना और फिर ऐसे काम को कंप्लीट कीजिए। तभी आपको ये फॉन्डेंट का काम करने में भी मज़ा आएगा और आपके फॉन्डेंट के टॉपर्स ना देखने में एकदम रियल भी लगेंगे। तो देखिए मैंने इसका फेस का पार्ट, इसका बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर दिया था और लास्ट में ना मुझे इसके अब हैंड भी बनाने थे। तो पहले तो मैंने ना वायर के ऊपर ब्लैक कलर की फॉन्डेंट को रैप करते हुए बहुत कोशिश की कि मैं ना वायर के साथ में इसके हैंड बना लूँ। मतलब इसकी आर्म्स जो मुझे बनानी थी, आर्म्स को मैंने वायर के ऊपर रैप करने की कोशिश की। बट मैं काफ़ी देर तक लगी रही, वो फॉन्डेंट जो ब्लैक कलर का था ना मेरा, अच्छे से वायर के ऊपर रैप हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर तो मैं वायर के ऊपर रैप करके बना लेती ना आर्म्स इसकी, तो वो थोड़ी पतली बन जाती जैसे कि फ़ोटो में थी। बट मुझसे वो वायर के ऊपर रैपिंग नहीं हो पाई, सो हार कर मैंने ब्लैक फॉन्डेंट को रोल किया, उसके अंदर ना एक-एक टूथपिक को इंसर्ट कर दिया। इससे जो इसकी आर्म्स है ना थोड़ी-सी मोटी देखने में लग रही थी, बट जब फाइनली मैंने उसको टॉपर के ऊपर लगाया ना, तो वो ऑड सी नहीं लग रही थी, एकदम अच्छा लग रहा था टॉपर देखने में। और साथ में इसकी आगे मुझे कुछ फिंगर्स बनानी थी, सो मैंने सीज़र के साथ हल्का-हल्का पार्ट कट किया और आप देखिए कितना ईज़िली ये हैंड वाला पोर्शन जो था वो मेरा बनकर रेडी हो गया। फिर मैंने इन टूथपिक्स के ऊपर पानी लगाया और इसको इसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया था। फिर ये टॉपर को मैंने अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। पीछे मैंने इसके कप का सपोर्ट दिया है ताकि जो इसकी बॉडी है वो पीछे की ओर बेंड ना करे, ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसके बाद में मेरे पास ये स्नोफ्लेक्स कट करने वाला प्लंजर सेट है। इसकी हेल्प से ना मैंने कुछ स्नोफ्लेक्स की शेप में भी ये टॉपर्स कट कर लिए थे, जो कि मुझे नेक्स्ट डे केक पर लगाने थे। अब देखिए मेरा केक जो है मैंने सुबह आइसिंग करके रखा था, अच्छे से मेरा सेट हो चुका था। जब क्लाइंट ने मेरे से केक लेने आना था, उससे कुछ देर पहले ही यहाँ पर देखिए मैंने केक को जो स्टैकिंग करनी थी वो पार्ट को कंप्लीट किया। मैंने एक पैलेट नाइफ को टॉप वाले केक के नीचे डाला और साथ में एक सेंटर में मैंने डबल डाला। इन दोनों की हेल्प से ना मैंने केक को लिफ्ट किया और बॉटम वाले केक के ऊपर आसानी से प्लेस कर दिया है। अब आप देखिए कि जो टॉप वाला केक है ना उसको मैंने थोड़ा-सा ना पीछे की ओर रखा है, सेंटर में नहीं रखा। क्योंकि मुझे आइडिया था कि आगे मुझे ऑलिव वाला टॉपर भी रखना है, उसके लिए भी मुझे ना केक के ऊपर जगह चाहिए। जब भी ऐसा काम करें तो ध्यान में रखें कि आपने कौन-सा टॉपर फॉन्डेंट का बनाया है वो कहाँ प्लेस करना है, उसके लिए आपको कितनी जगह चाहिए, ये सब कुछ मैनेज करते हुए ही आप केक की स्टैकिंग कीजिए। फिर उसके बाद में ना कुछ काम मेरा क्रीम के साथ में करने वाला और था, जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रोज़ेट बनाए हैं थोड़े से डार्क ब्लू कलर के साथ में। फिर मैंने रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू कलर को मिक्स करके एक और डार्क ब्लू शेड बनाया है, जिसके साथ में मैंने और छोटे-छोटे से स्टार पाइप कर दिए हैं। और कुछ यहाँ पर मैंने ना एक और पेटल्स वाला डिज़ाइन बनाया है, जो कि मैंने R11 नोज़ल के साथ में किया है। मैंने यहाँ पर नोज़ल नंबर 2D, नोज़ल नंबर 8 एंड R11 नोज़ल इनका यूज़ करते हुए ये ऊपर क्रीम के साथ में डिज़ाइनिंग की है।
फिर बोर्ड के ऊपर भी ना मैंने पेंटिंग पैलेट नाइफ की हेल्प से ब्लू एंड वाइट कलर के साथ में ना कुछ स्ट्रोक्स दे दिए थे, ताकि बोर्ड जो सिल्वर कलर में लग रहा है देखने में ना, वो भी डिज़ाइन के साथ में अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाएगा। अब कुछ मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं। क्रीम का काम मेरा कंप्लीट हो गया था और फाइनली केक देने के टाइम पर ही मैंने यहाँ पर फाइनल डेकोरेशन को कंप्लीट किया है। अब जो क्लाइंट ने डिज़ाइन शेयर किया था ना, उसमें यहाँ पर ना एक ऊपर एल्सा का टॉय था, रेडीमेड टॉय। तो मैंने भी क्लाइंट से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आपको टॉय मिलता है तो आप टॉय ही लगा दीजिए, अदरवाइज़ आप नॉन एडिबल प्रिंट आउट निकलवा कर और फिर वो लगा दीजिए। तो लकीली मुझे वैसा ही मिलता-जुलता एक अच्छा-सा टॉय जो है वो एल्सा का मिल गया था, जो मैंने यहाँ पर केक के ऊपर प्लेस किया है, और जो उसका पैलेस है उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था और उसको मैंने टॉय के टॉपर के पीछे खड़ा कर दिया था, उसके बैक साइड पर टूथपिक्स लगाते हुए। तो ये जो हमने स्नोफ्लेक्स कट किए थे, इनके साथ में भी मैंने केक की डेकोरेशन को कवर कर दिया था, और ये देखिए ये है इस टॉप वाले केक के ऊपर की हुई डेकोरेशन। तो आज इस केक के ऊपर मुझे ये सब कुछ करते हुए इस केक को रेडी करना था। आई होप कि आपको आज का ये डिज़ाइन बेहद पसंद आएगा। अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो बिना देरी किए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मैं और अच्छी-अच्छी केक डेकोरेशंस की वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूँ, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। Till then, bye bye and thanks for watching.